नमस्कार छात्र। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 9वीं की महाकवि कालिदास कृति का अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक है नरपत बारहट हड़वेचा और साहित्य प्रकार है जीवनी, किसी के जीवन का अंश। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है। वह हिंदी साहित्य और इतिहास में प्रथम श्रेणी में स्नातक भी हुए हैं। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं। उनकी विशेष रुचि काज लेखन, अखबारों में विभिन्न लेख लिखना और कविता लेखन में रही है। पूर्व में राष्ट्रीय समाचार पत्र के संवाददाता भी रह चुके हैं। वे संस्कृति के प्रभावों को समझने में प्रयत्नशील हैं। महापुरुषों की जीवनियाँ उनकी प्रसिद्ध कृति है। इस कृति में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन चरित्र अंकित किए हैं। महापुरुषों को नमन करते हुए उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने देश सेवा के खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, ऐसे महापुरुषों को वंदनीय है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। इस कृति के माध्यम से हड़वेचा हमें यह संदेश देते हैं कि कोई भी बच्चे को देखकर हमें कभी भी उसका अनुमान उसे मूर्ख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह बालक मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। इस बात को हमारे समक्ष महाकवि कालिदास के जीवन को वर्णित करते हुए हमारे समक्ष उन्मुख किया है। महाकवि कालिदास, जिसके नाटक के मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्ष्यम। खंड काव्य एक पद्य का प्रकार है जो प्रबंध काव्य का रूप है। खंड काव्य यानी कि जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य जो खंडों में विभाजित होता है। तो कालिदास के खंड काव्य है मेघदूतम और ऋतुसंहारम। महाकाव्य यानी कि बड़ा काव्य कुमार संभवम और रघुवंशम। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। कि कालिदास एक संस्कृत के महान कवि है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों और ग्रंथों का निर्माण किया है, लेकिन इन पुस्तकों और ग्रंथों में उन्होंने कोई भी स्वयं का वर्णन नहीं किया। इससे पता नहीं चलता कि महाकवि कालिदास का जन्म और जन्मस्थान कहाँ है। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे। 6ठी सदी के कवि बाण ने अपने ग्रंथ हर्षचरित में कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए और इसी काल के पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में भी कालिदास का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि कालिदास जो बाण कवि है उससे पहले हुए। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। अभिभावक यानी कि बच्चों के पारिवारिक रक्षक। तो उन्होंने अपने एक ग्रंथ में कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम का उल्लेख किया। यह कौन सा विक्रम है, इसके बारे में कोई भी सचोट माहिती नहीं है, लेकिन गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित है, वह राजा विक्रमादित्य और राजा भोज को समकालीन समान काल का मानकर उन्होंने अपने ग्रंथों में इन दोनों को नायक के रूप में भी लिया है। विभिन्न भाषाओं में और पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन भी मिलता है। जन्म और परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है।
महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। कोई भी विद्वान है, यह कोई नहीं कह सकता कि कालिदास का जन्म और जन्म स्थान यह है। तो उनके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। तो कोई विद्वान कहता है कि उनका जन्म 365 में हुआ था और उनकी मृत्यु है वह 445 में हुई थी, और उसका जन्म स्थान है वह उज्जैन माना गया है क्योंकि उनका जो मेघदूत ग्रंथ है उसमें उन्होंने बादल को एक अपने दूत के रूप में कहा है कि तुम उज्जैन जो एक शहर है उसका बहुत ही उन्होंने अवर्णनीय रमणीय वर्णन किया और कहते हैं कि बादल को कहते हैं कि यह रास्ता लंबा है लेकिन तुम वहाँ से ही जाना, क्योंकि उज्जैन का जो दर्शन है वह करके जाना। इससे पता चलता है कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है कि जिस दिन मेघदूत की रचना की है उस समय जो उज्जैन का वर्णन है, उस समय उज्जैन के राजा के रूप में चंद्रगुप्त का राज्य था। तो उस समय चंद्रगुप्त के राज्य के समय में उनकी प्रजा थी वह भी बहुत सुखी थी और साहित्य और कला की जो प्रगति हुई थी वह भी चरम सीमा पर थी। और राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत भी की थी और उनके समय में जो सोने के सिक्के थे उनमें से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का राज्यकाल है वह इस समय से रहा होगा। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई है। अपने पूर्व जीवन में बुद्ध माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। विक्रमादित्य के राज्य में 9 रत्न थे, जिसमें से एक रत्न कालिदास थे जो नवरत्न कवियों में अपना स्थान पा चुके थे। और विक्रमादित्य के समय में साहित्य, कला और वैज्ञानिक का भी बहुत प्रगति हुई थी और संस्कृत भाषा का विकास भी उस समय में अधिक मात्रा में हुआ है। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। आप चित्र में देख ही सकते हैं कि एक बालक जिस डाल पर बैठा है वही डाल को वह काट रहा है। ऐसा कौन कर सकता है? कोई मूर्ख ही ना। तो यह कोई और बालक नहीं, कालिदास ही है कि वह जिस डाली पर बैठे थे उसे ही काटते थे। इसलिए वह युवावस्था में निरक्षर और मूर्ख थे। लेकिन ऐसे मूर्ख महाकवि कालिदास कैसे बन गए, इसकी भी एक कहानी रोचक है। विचित्र यानी कि अद्भुत और रोचक यानी कि रसप्रद, उसकी भी रसप्रद कहानी है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्मा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेंगी। शास्त्रार्थ यानी कि शास्त्र का अर्थ, और घमंड यानी कि अहंकार। के जब इस समय जब शारदानंद नामक एक राजा था, उनकी एक बहुत
गुणवंती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्मा। वह बहुत ही सुंदर, रूपमती और गुणवान और ज्ञान से भरी हुई देवी थी, जिसकी प्रशंसा दूर दूर के क्षेत्रों में फैली हुई थी। इसलिए विद्युत्मा को अपने रूप और गुण पर बहुत ही घमंड था। उसने अपने विवाह के बारे में कहा था कि जो भी विद्वान और पंडित उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी पुरुष के साथ अपना विवाह करेंगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्युत्मा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोच रहे थे। ग्लानि यानी कि दुख, कि जब आस पड़ोस के जो देश थे वहाँ के जो विद्वान और पंडित थे उसे पता चला कि विद्युत्मा ने अपने लिए एक स्वयंवर रचा है, जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसके साथ वह विवाह करेगी। इसलिए वह विवाह के लिए विद्युत्मा के साथ विवाह करने के लिए वहाँ आते। लेकिन विद्युत्मा अपने घमंड के कारण उस सभी विद्वान और पंडितों को नीचा दिखाती थी। इसलिए वह विद्वान और पंडितों को अच्छा नहीं लगता था और उसे दुख होता था। इसके कारण वह विद्युत्मा के साथ बदला लेने के लिए सोच रहे थे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्युत्मा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे एक ऐसे मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। के विद्वान और पंडितों ने कहा, अब तय किया था कि उसने एक जो कोई कूटनीति है वह बनाई थी कि कहते थे विद्युत्मा का विवाह हम अब कोई ऐसे मूर्ख के साथ करेंगे जिससे उसका सारा जो घमंड और अहंकार है वह टूट जाए। इसलिए वह मूर्ख की तलाश में निकल दे। तभी उसे एक डाल पर एक युवक देखा जो जिस डाली पर बैठा था वह उसे ही काट रहा था। तब विद्वानों को लगा कि इससे बड़ा कोई दुनिया में कोई मूर्ख नहीं होगा। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझा कर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और जो गुर्गा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्युत्मा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए और जब उसने कालिदास को पेड़ से नीचे उतारा तब उसे कहते कि तुम्हें एक सुंदरी और रूपमती एक गुणवंती जो स्त्री है उसके साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे अगर तुम हमारी शर्त को मानोगे। तो उन्हें कहा क्या करना पड़ेगा मुझे। तो उन्हें कहा कि तुम उसके पास जाओगे तब तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है। अगर तुम बोलोगे तो वह सुंदरी तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेगी। तो उसने जो इसकी बात थी वह मान ली और पंडितों ने मूर्ख युवक को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और बाद में वह विद्युत्मा के पास शास्त्रार्थ करने के लिए ले जाते हैं। राजकुमारी विद्युत्मा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्युत्मा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। छल यानी कि कपट, कि अब जो मूर्ख युवक था वो विद्वान है, उस मूर्ख युवक को राज दरबार में लेकर आते हैं और राजकुमारी से उसका परिचय कराते थे कि यह हमारे गुरु है जो बड़े विद्वान है और शास्त्रार्थ के जानकार है। लेकिन वह तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए, लेकिन इस समय उसका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए वह तुम्हारे साथ संकेत से ही बात करेंगे। विद्युत्मा उस विद्वानों की बात समझ नहीं सकी, इसलिए वह शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाती है। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया।
पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्मा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। संकेत यानी कि इशारा कि अब शास्त्रार्थ करने के लिए विद्योत्मा तैयार थी, इसलिए विद्योत्मा ने कालिदास के सामने एक उंगली उठाई, जिसका अर्थ था कि ईश्वर एक है। कालिदास समझे कि यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। उन्होंने गुस्से में आकर 2 उंगलियां उठाकर इशारा किया कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। और पंडितों ने इसका अर्थ विद्योत्मा को बताया कि ईश्वर और जीव 2 है। हमारे गुरुजी कहना चाहते हैं कि ईश्वर एक नहीं है, ईश्वर और जो हमारी आत्मा होती है वह दोनों है, क्योंकि आत्मा को दुखी करना यानी कि भगवान को दुखी करने के समान है। इस बार राजकुमारी विद्योत्मा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब चूसे से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। यहाँ चूसे नहीं आएगा, घुसे आएगा, और घुसे यानी कि मुट्ठी मारना। कि जब इसके बाद विद्योत्मा ने 5 उंगली दिखाकर 5 तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि का संकेत करती है, तो कालिदास ने इसे तमाचा मारने का संकेत समझा और मुट्ठी दिखाकर गुस्सा मारने का संकेत किया। तब पंडितों ने इसका अर्थ यह बताया कि हमारे गुरुजी वो 5 तत्वों को मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, ऐसा कह दे। क्योंकि कोई भी एक तत्व, चाहे पृथ्वी, तो पृथ्वी के साथ अगर जल, आकाश, वायु, अग्नि नहीं हो गया तो सृष्टि का निर्माण या अस्तित्व वह संभव नहीं है। यह जो 5 तत्व है वह एक साथ ही हो गए तभी सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का अस्तित्व तभी होगा, और उसके बिना एक तत्व से सृष्टि का निर्माण हम नहीं कर सकते। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल बैठा, उठ रह उठ रह। यकायक यानी कि अचानक। कि जब उसका शास्त्रार्थ होता है और विद्योत्मा है वह उन कालिदास के जो इशारों से भरी हुई जो विद्वानों ने अलग अच्छी अच्छी बातें बताई उससे वह खुश हो जाती है और मूर्ख युवक के साथ वह शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और बाद में उन दोनों का धूमधाम से विवाह होता है। और जब विवाह के पश्चात कालिदास विद्योत्मा को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं तो उस समय उट्र का स्वर सुनाई देता है और विद्योत्मा संस्कृत में पूछती है कि मैं यानी कि कौन है, परंतु कालिदास संस्कृत जानते नहीं थे, इसलिए उनके मुख से निकल गया कि उट्र उट्र। उसको बोलते सुनकर विद्योत्मा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्मा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए। चौंकना यानी कि स्तब्ध रह जाना। और बाद में विद्योत्मा जल्दी ही समझ जाती है कि यह जो उट्र उट्र कहता है ना वह पंडित या विद्वान नहीं है, यह एक मूर्ख है और पंडितों के धोखे से उसका विवाह हुआ, एक मूर्ख युवक से करा दिया। वह सारी बातें को समझ जाती है और बाद में बहुत उसे दुख होता है और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर लोक लगा दिया। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्मा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि विद्वान ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए
विद्युत्मा से प्रार्थना की, अनावृत कपाट द्वार देहि। अंदर से पत्नी विद्युत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चित् वाक् विशेष। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्युत्मा को सुनाई। विद्युत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कि जब उनको कालिदास को उनके राज दरबार से निकाल दिया जाता है, तब वह कठोर उपासना करता है महाकाली की, और महाकाली उसे खुश होकर वरदान देती है। तब वह महाकाली की तपस्या की, उपासना के इस वजह से उसका नाम कालिदास पड़ा। और उसके बाद कालिदास ने बौद्ध राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छे जानकार हुए। उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ और बाद में वह फिर से विद्योत्मा के राज दरबार में उपस्थित होते हैं। कालिदास राज दरबार में होते तब विद्योत्मा से अपने विद्वान का प्रमाण स्वरूप देते हुए कहते हैं संस्कृत में के अनावृत कपाट द्वार देहि, के बंद द्वार खोलो सुंदरी। तब पत्नी विद्योत्मा भी कहती है, अस्सी कस्सी वाक विशेष है, तुम्हारी वाणी में विशेष क्या है। तब महाकवि कालिदास क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की जो रचना की थी उसके बारे में उसे कहते हैं। और बाद में विद्युत्मा को पता चलता है कि यह पंडित है और उन्होंने विश्वास भी किया कि यह अब विद्वान बन गए और उन्होंने अपने द्वार खोले और महाकवि कालिदास का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए जा रहा था। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। और कालिदास जो एक संस्कृत के महान कवि बन गए और उनका हर एक क्षेत्र में एक दिलचस्प जो एक ऊंडाणपूर्वक का अनुभव था और उन्होंने अपने ग्रंथ में प्रकृति की जैसे वर्णन किया है वैसा वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सकता, क्योंकि एक बादल को एक दूत बनाना कोई साधारण सी बात नहीं है। और उन्होंने रघुवंश जैसे ग्रंथों में एक चरित्र चित्रण जैसा किया है वैसा चरित्र चित्रण कोई भी ग्रंथ में नहीं कर सकता। ऐसे महान ग्रंथों के रचनाकार कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा है अपने ग्रंथों में कि प्रजा और राजा समान है, और राजा है वह प्रजा का कोई शासक नहीं है, उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं चला सकता, क्योंकि प्रजा का एक रक्षक के समान राजा होना चाहिए। और जो नारी है उनको भी समाज में सम्मान और श्रद्धा के साथ देखना चाहिए। महाकवि कालिदास ने 7 प्रमुख ग्रंथों की रचना की है। उनमें से उनका पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार, जो एक उत्तम काव्य है। ऋतुसंहार का शाब्दिक अर्थ है ऋतुओं का संघात या समूह, ऋतुओं का समूह। इस काव्य में कवि ने भारतवर्ष में प्रति वर्ष आने वाली 6 ऋतुओं का 6 सर्गों में वर्णन किया है। इस प्रकार विषय वस्तु की दृष्टि में यह एक प्रकृति काव्य भी है। कवि ने ऋतु चक्र का वर्णन ग्रीष्म से आरंभ करके वर्षा, शरद, हेमंत व शिशिर ऋतुओं का क्रमशः दिग्दर्शन करते हुए प्रकृति के सर्वव्यापी सौंदर्य, माधुर्य एवं वैभव से संपन्न वसंत ऋतु के साथ इस कृति का समापन भी किया है। जो ऋतुओं की रानी है उसका वसंत ऋतु का उन्होंने बहुत ही रमणीय रूप से वर्णन किया है। मालविकाग्नि मित्रम
कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। और उसका दूसरा ग्रंथ है मालविकाग्निमित्रम, जो उनका दूसरा ग्रंथ है, लेकिन वह नाटक के रूप में प्रथम क्रम में है। उन्होंने यह नाटक 5 अंक में विभाजित है, जो विदिशा के राजा थे अग्निमित्रम और विदर्भ की राजकुमारी, और विदर्भ यानी कि माला देश की जो राजकुमारी है मालविका, उन दोनों की प्रेम कथा है, उसका यहाँ उन्होंने वर्णन किया है। यह श्रृंगार रस तथा प्रधान नाटक है और कालिदास की प्रथम नाट्य कृति के रूप में भी उसे माना जाता है। और उसका तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण है। उनके जो पहला नाटक है मालविकाग्निमित्रम, वह भी एक प्रेम कथा के आधारित है, और दूसरा जो विक्रमोर्वशीयम वह भी प्रेम कथा का ही आधारित है। यह उनका दूसरा नाटक है जो 5 अंकों में विभाजित है और महाराजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण है कि एक बार जो देवलोक की परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ कुबेर के भवन से लौट रही थी, तो मार्ग में केसी दैत्य ने यानी दानव ने उन्हें देख लिया और तब से उसे उसकी सखी चित्रलेखा सहित वह बीच रास्ते से ही उसे पकड़ लेता है। तब उसकी सखियाँ थी उसे कहते हैं, कोई चिल्लाती है कि कोई बचाओ बचाओ, तो उस समय जो महाराज पुरूरवा ने उन्हें बचाया था और उर्वशी को जब होश आया तब वह सुनकर उर्वशी ने सहसा राजा की ओर देखा और उसका मन पुलक उठा और इस प्रकार उनकी प्रेम हो जाता है। और ऐसी सुंदर जो प्रेम कथा है इस नाटक में उन्होंने चित्रित की है। कुमार संभवम का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। कुमार संभवम जो एक काव्य है, कुमार संभव का शाब्दिक अर्थ है कुमार का जन्म, या कुमार से आस्य शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय या स्कंद से है। कवि का उद्देश्य शिव पार्वती की तपस्या, प्रेम, विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की पौराणिक कथा को एक महाकाव्य का रूप दिया है। यह काव्य 70 सर्गों में विभाजित है और जब कार्तिकेय ने तारकासुर रावण का वध किया, इस कथा का भी वर्णन इस काव्य में हुआ है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहनी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताया है और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह एक खंड काव्य है जो 2 भाग में विभाजित है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो इसमें अषाढ़ के प्रथम दिन आकाश पर उमड़ते मेघों ने कालिदास की कल्पना के साथ मिलकर एक अनन्य कृति की रचना की है। इसमें एक यक्ष के विरह का चित्रण भी किया गया है। राजा यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका को पहुंचाता है। तो ऐसी सुंदर प्रेममयी काव्य का खंड काव्य के रूप में यहाँ वर्णन किया गया है और इसमें भारत के भूगोल का भी हमें जानकारी मिलती है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है, कहां तो सूर्य से उत्पन्न हुआ वह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्रिकनी को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों का तक की कथा रघुवंश में है। रघुवंश एक महाकाव्य है जो 19 सर्गों में विभाजित है और रघु के कुल में उत्पन्न हुए 19 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए कालिदास ने रघुवंश में वर्णन किया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। यह राम के वंश का परिचय रूप एक काव्य है।
महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि कालिदास का प्रमुख ग्रंथ के जो 7 उनका तीसरा नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो 7 अंक में विभाजित है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का एक विश्वविख्यात नाटक भी रह चुका है, क्योंकि इस नाटक का प्रायः सभी विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याशर्पण और पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी की गई है। इसलिए महाकवि कालिदास को संस्कृत का महाकवि का बिरुद भी प्राप्त हुआ है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल और ललित कला और स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। तो महाकवि कालिदास की ऐसी अद्भुत रचनाओं से हमें उसके समय के इतिहास, साहित्य, शासन, राजनीति तथा समाज के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी देखें कि अभिभावक, अभिभावक यानी कि बच्चों के पारिवारिक रक्षक, उसके पालक पोषक। शास्त्रार्थ यानी कि शास्त्र संबंधी चर्चा। अनुरोध यानी कि आदेश। ग्लानि यानी कि दुख और पीड़ा। संकेत यानी इशारा। यकायक यानी कि सहसा और अचानक। निरक्षर यानी कि अनपढ़। रोचक यानी कि आकर्षक। थैंक यू।